नविता क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं डॉक्टर नवीन कुमार, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एक्सपर्ट। आज हम एक बायोलॉजी का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो पीजीटी का एग्जाम एज ए सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में जो कंडक्ट करवाने की डेट निर्धारित की है, जैसे कि बायोलॉजी का है, हिस्ट्री का है, कॉमर्स का है, कंप्यूटर साइंस का है, तो ये एग्जाम आपकी कमिंग जो मंथ है उसमें होने की संभावना है। तो डेफिनेटली हम जो ये फॉर्मेट आप लोगों तक कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी अगर क्वेश्चन है तो उसको प्रिपेयर करें। जैसे हमने बायोलॉजी का क्वेश्चन डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, हमने एक जो क्वेश्चन था वो हमने हिस्ट्री का डिस्कस किया था। उससे पहले हमने एक जो वीडियो थी जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के रिगार्डिंग पैटर्न है, हम कैसे आपका A4 साइज पेपर आता है, उसमें कितनी सीटें होती हैं, आपकी जो आंसर बुकलेट है अराउंड 80 to 84 सीट हैं, आपको कितनी कवरेज करनी है, किस तरीके का आपका पैटर्न है। आप जो HPSC है वो आपको 10 मार्क्स में भी क्वेश्चन दे रहे हैं और 5+5 फॉर्मेट में भी क्वेश्चन दे रही है, 6+4 में भी आपको क्वेश्चन जो HPSC है वो क्वेश्चन पेपर में दे रही है। तो आपको उसी हिसाब से आपका जो आंसर है वो फ्रेमिंग करनी है, उसका इंट्रोडक्शन, आप उसका फिर बॉडी पार्ट जो इंट्रोडक्शन के बाद जो आपका कंटेंट है उसने क्या पूछा, आप अपने पॉइंट से स्टिक रहिए। और जैसे ही वो कोई क्वेश्चन पूछता है 5+5 फॉर्मेट में, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस या कोई कंसर्न्स पूछता है या उसकी बेनिफिट्स पूछता है, बेनिफिट और कंसर्न्स भी पूछ सकता है, उनका अलग अलग तरीका है, तो उसी तरीके से आप उसी तरीके आंसर दीजिए। 5+5 फॉर्मेट में तो 5 पहले इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर 5 उसके बेनिफिट्स जो हैं, बेनिफिट्स हैं उन पे डिस्कस कीजिए, और 5 जो है वो कंसर्न्स हैं या डिसएडवांटेजेस हैं या सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम है फेस कर रहे हैं तो उस पर डिस्कस कीजिए। तो इस वीडियो में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो बायोलॉजी का एक क्वेश्चन है, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर जो रिजर्व हैं उनमें जो सॉल्यूशन है, प्रमोट द सॉल्यूशन रिकंसाइलिंग द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स सस्टेनेबल यूज। बायोस्फीयर रिजर्व है कहीं ना कहीं हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है कि आप कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी उसका रिकंसाइलेशन कर सकें और सस्टेनेबल उसका यूज कर सकें। तो बायोस्फीयर रिजर्व हमें काफ़ी बेनिफिट्स देता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में हम कैसे उसको इंट्रोड्यूस करें। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व में आप सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व की डेफिनेशन दीजिए। बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या हैं? बायोस्फीयर रिजर्व जो है इज ए यूनिक एंड रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल एरिया। आपका जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो यूनिक है, रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम है ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड इकोसिस्टम कोस्टल एरिया। टेरेस्ट्रियल में भी आपका बायोस्फीयर रिजर्व है और कोस्टल एरिया में भी आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, विच आर द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। सही बात है, जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB। ठीक है। अब कुछ जो बच्चे हैं जो बायोलॉजी के हैं, जो एस्पायरेंट्स है वो प्रिपरेशन करे, वो बोल रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है आपके जैसे बायोस्फीयर रिजर्व का है, क्या इसी तरह के क्वेश्चन होंगे? यस। आप जो HPSC का पैटर्न है वो देखिए, आप चाहे साइंटिस्ट बी का देखिए एग्जाम, चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देखिए, आपको पता लगेगा कोई पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट अगर आपके पास है या कोई आपके रिलेटिव है, कोई नियर डियर है, तो उससे डिस्कस कीजिए। आप सोचते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दे रहा, नहीं, आपसे पूछ रहा है प्रेसिडेंट क्या है, वाइस प्रेसिडेंट क्या है, प्राइम मिनिस्टर की। नो, ऐसे क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में नहीं आए हैं। जो भी क्वेश्चनिंग की फ्रेमिंग की गई है वो इस तरीके से की गई है ताकि एस्पायरेंट्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम सोचने पे, विचार करने पे, विमर्श करने पे उसका जो भी है उसका टाइम कंज्यूम हो, और जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट ना दिया जाए, इनडायरेक्टली उससे कुछ पूछा जाए। इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछने से क्या होता है, जो कैंडिडेट है उसका पोटेंशियल का पता लगता है कि वो किस तरीके से सोच विचार विमर्श कर सकता है किसी भी टॉपिक पे। तो बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और करंट 2-3 ईयर्स से क्या है कि ये इस पे ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है। इवन बायोस्फीयर रिजर्व का जो नंबरिंग है वो भी इंक्रीज हो रहा है इंडिया में, तो इसलिए बायोस्फीयर रिजर्व बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व का इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के जो साथ है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ यूनेस्को मैन इन बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB प्रोग्राम बोलते हैं।
अब आप उसके बाद एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें आप बायोस्फीयर को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 सर्कल है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सर्कल है। जो आपका फर्स्ट सर्कल है वो क्या है, आपका कोर एरिया है, बायोस्फीयर का कोर एरिया है। वहाँ पे नो ह्यूमन एक्टिविटी है, कोई भी एक्टिविटी आप नहीं कर सकते। ह्यूमन वहाँ पे इवन कोई भी एंट्री नहीं है ह्यूमन में, तो एक्टिविटी नहीं हो सकती। एग्रीकल्चर या टूरिज्म आप कोई कुछ भी नहीं कर सकते। कोर एरिया क्या है, एकदम से रिजर्व्ड एरिया है, ठीक है, अनडिस्टर्ब्ड एरिया है, उसको डिस्टरबेंस भी नहीं कर सकते। उसके बाद जो आता है बफर एरिया, सेकंड इज द बफर एरिया। ये बफर एरिया है। बफर एरिया में क्या है, आपकी टूरिज्म एंड ग्रेजिंग, एनिमल जो ग्रेजिंग है, टूरिज्म कर सकते हैं, एनिमल ग्रेजिंग कर सकते हैं, R&D एक्टिविटी कर सकते हैं। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी सिर्फ बफर एरिया में अलाउड है। आपका टूरिज्म एंड ग्रेजिंग ऑफ एनिमल बफर एरिया में अलाउड है। तो इट मीन्स जो बफर एरिया है वो आपकी एक्टिविटी के लिए क्या है, परमिटेबल है। आप उस पे परमिशन है, आप उस पे टूरिज्म कर सकते हैं उस एरिया में। आप उस पे ग्रेजिंग ऑफ एनिमल हो सकती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटी हो सकती है। जो थर्ड जो एरिया है वो आउटर एरिया है, दिस इज ट्रांजिशन एरिया। ह्यूमन सेटलमेंट वहाँ पे हो सकती है। ट्रांजिशन एरिया में ह्यूमन सेटलमेंट का जो प्रोविजन है वो परमिटेड है, तो ह्यूमन सेटलमेंट डेफिनेटली हो सकती है, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं उनका एरिया जो होता है बहुत लंबा चौड़ा एरिया होता है। उसी के अकॉर्डिंग उसके जो थ्री जो जोन है हमने डिस्कशन किए, ये डायग्राम आप शो करेंगे। आप सिंपल सा डायग्राम दिखाएं और उसमें आपने जो पॉइंट जो हमने किए हैं, कोर एरिया है, बफर एरिया है, ट्रांजिशन एरिया है, CBT का नाम बोलते हैं, CBT, याद रखिए ये सीक्वेंस में है। CBT, कोर एरिया, बफर एरिया एंड ट्रांजिशन एरिया, ठीक है। CBT से आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ना माने। उसके बाद हम इस पे कुछ और थोड़ा डिस्कस करेंगे ताकि जो इवेल्युएशन है या इवेलुएटर है उसको एंगेज किया जाए, ठीक है। जैसे पहले इट सीक टू प्रमोट द सॉल्यूशन रिकंसाइलिंग द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूज थ्रू द पार्टनरशिप बिटवीन द पीपल एंड द नेचर। यहाँ पे क्या है, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व एरिया है या बायोस्फीयर रिजर्व, ये प्रमोट करता है सॉल्यूशन, ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को एंड सस्टेनेबल यूज थ्रू द पार्टनरशिप बिटवीन द पीपल एंड द नेचर। अब जो हमने डिस्कशन किया जो पीपल एंड नेचर का, ये देखिए तीनों एरिया में, कोर एरिया में क्या है, देयर इज नो डिस्टर्बेंस। बफर एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया है, डिस्टर्ब इन द सेंस इन स्पेसिफिक एक्टिविटी कर सकते हैं, डिफाइंड एक्टिविटी कर सकते हैं। जो आपका ट्रांजिशन एरिया है, ह्यूमन सेटलमेंट अवेलेबल है, उसमें वो परमिटेबल है। तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं क्या हुआ, बिटवीन पीपल एंड जो नेचर है उसके बीच में पार्टनरशिप है बायोस्फीयर के लिए। तो एप्रोप्रिएट जोनिंग स्कीम, जो आपकी ये बायोस्फीयर रिजर्व एरिया है, इसकी जो जोनिंग है वो इम्पोर्टेंट है। कैसे, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। तो एप्रोप्रिएट जोनिंग स्कीम किसके, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बायोस्फीयर रिजर्व। जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें के जो रिसोर्सेज हैं वो सस्टेनेबल यूज में आए। एंड नॉलेज जनरेशन, जो आपकी जनरेशंस हैं, जैसे मान लीजिए आज हम देख पा रहे हैं कमिंग जनरेशन हमारी उन चीज़ों को सेम वैल्यू के साथ फ्यूचर जनरेशन उनको देख पाए, उनका यूज कर पाए। तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबल यूज, मीन्स कंटिन्यू उसी तरीके से आप उसको डैमेज ना करें और उसका यूज करें रिसोर्सेज का, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है उसका एंजॉय या फिर नॉलेज गेन कर सके। उसके बाद आता है इसमें इट एम एट, अब हम बात करेंगे इन सीटू और एक्स सीटू के बारे में। देखिए बायोस्फीयर जो इन सीटू कंजर्वेशन है, ये एक बायोलॉजिस्ट को पता होना चाहिए। इट एम एट द इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी। सही बात है कि इन सीटू कंजर्वेशन होता है, यहाँ पे एक्स सीटू कंजर्वेशन नहीं होता। इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी एंड लैंडस्केप रादर देन सम स्पेसिफिक स्पीसीज। आप बायोस्फीयर रिजर्व में किसी स्पेसिफिक जो स्पीसीज है उसके बारे में हम कंजर्वेशन के बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व में जो भी स्पीसीज अवेलेबल है हम उनकी इन सीटू कंजर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। आप इसका ध्यान रखें, ये स्पेसिफिक कंजर्वेशन स्पीसीज का कोई एरिया नहीं है, लैंडस्केप नहीं है। उसके बाद इट एनकरेज द ट्रेडिशनल रिसोर्सेज, सही बात है,
ये एनकरेज करता है जो ट्रेडिशनल रिसोर्सेज हैं, यूज सिस्टम एंड फोकस ऑन मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ, अच्छा एग्जांपल देता हूँ जो ये क्वेश्चन में डिस्कस किया है। इट एनकरेज द ट्रेडिशनल रिसोर्सेज। ट्रेडिशनल रिसोर्सेज क्यों? आप देखिए जो ट्राइबल पीपल्स हैं वो आपके चाहे साउथ में है, चाहे आपके सेंट्रल इंडिया में है, ठीक है, उसमें क्या है, नॉर्थ ईस्ट में भी है, उसमें क्या है, जो पीपल्स हैं वो बायोस्फीयर रिजर्व एरिया है वहाँ से रिसोर्सेज को जो गैदर करते हैं, ठीक है, जो नॉन प्लांट हैं प्रोड्यूस प्रोडक्शंस हैं, ताकि उनकी जो जीवन यापन चला रहे, ठीक है। और इसमें बायोस्फीयर रिजर्व में हम क्या करते हैं, फोकस ऑन द मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच पे भी फोकस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो इसके बारे में डिस्कस किया गया, सेवरल इंडिजिनियस कम्युनिटी, जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज हैं, जो मैंने ट्राइबल्स के बारे में भी बात की, एंड नेटिव्स टू रिजर्व हैव बीन लिविंग इन दी हार्मनी विद द नेचर फॉर द जनरेशंस। जो इसमें बायोस्फीयर रिजर्व में हम डिस्कस कर सकते हैं, जो इंडिजिनियस कम्युनिटी है, नेटिव्स हैं, वो लिविंग इन हार्मनी विद द नेचर फॉर द जनरेशन। बायोस्फीयर रिजर्व के जो एरिया है उसमें वो इजी से जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी जनरेशन्स वहाँ पे रिसोर्सेज को, जो बायोस्फीयर रिजर्व के रिसोर्सेज है उसको गैदर करके अपनी जो डेली की दिनचर्या है वो उसमें अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल यूज है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व का, और ह्यूमन और नेचर के बीच में कॉम्बिनेशन है। तो हम इसके बारे में भी इसमें डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब उसके बाद आता है बायोस्फीयर रिजर्व पे, इट सर्व एज ए, जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इट सर्व एज ए डेमोन्स्ट्रेशन साइट। सही बात है, हम डेमोन्स्ट्रेशन साइट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो पीपल्स हैं वो एज ए टूरिज्म या फिर एजुकेशनिस्ट या रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए उस एरिया में क्या करते हैं, जाते हैं, उनको चेक करते हैं, और वो डेमोन्स्ट्रेशन साइट्स हैं नेचर एंड पीपल की इंटरेक्शन के लिए, या जो भी एक्टिविटी वहाँ पे हो रही है उस पर वो डिस्कशन करते हैं, वर्क करते हैं। साइट फॉर द पीपल टू इनोवेट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इनोवेट द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम, ठीक है, वो डेमोन्स्ट्रेशन साइट है किसकी, इनोवेट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम की, ठीक है, उस पर वो क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। इट प्रमोट द सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सही बात है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, एज ए इको टूरिज्म को प्रमोट करता है, क्या, बायोस्फीयर रिजर्व में। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी को प्रमोट करता है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन को, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर सकते हैं, जो एजुकेटर्स हैं वो क्या करते हैं, या फिर आप माने कि जो नेचर लविंग पीपल हैं वो बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में क्या करते हैं, मोमेंट जाके चेक करते हैं, इजी से वो टूरिज्म, एज ए टूरिज्म टूरिस्ट वो चेक करते हैं क्या एक्टिविटीज है, ह्यूमन और नेचर का इंटरेक्शन किस टाइप का है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे प्रमोट हो रही है, वहाँ पे इको टूरिज्म को प्रमोशन मिलता है, रिसर्च डेवलपमेंट एक्टिविटी को प्रमोट मिलता है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन को प्रमोशन। अब आपने काफ़ी इसके बारे में डिस्कशन किया, इसमें जो नेक्स्ट है वो क्या है, वी आर द बायोस्फीयर रिजर्व जो है are the important for India, as India is in one of the 12 mega biodiversity countries। जो बायोस्फीयर रिजर्व है इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इंडिया इज ए वन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी कंट्री। टोटल जो मेगा जो बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज हैं वो 12 हैं, उनमें से इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है। तो इसलिए बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, आर इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया, एज ए इंडिया इज वन ऑफ द 12 बायोडाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब आपसे पूछे कि इंडिया में टोटल जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो कितने हैं, वो 18 हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। बायोस्फीयर रिजर्व 18 है, उनमें से 12 जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो वर्ल्ड जो नेटवर्क है बायोस्फीयर रिजर्व का मेन एंड एमएबी के बारे में हमने जो पीछे डिस्कस किया था, उनमें 18 में से 12 क्या है, वो वर्ल्ड लिस्ट, यूनेस्को की लिस्ट में, यूनेस्को एमएबी प्रोग्राम में वो लिस्टेड हैं। तो 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, अब आप उसकी नॉर्मल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं
कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में, आउट ऑफ दिस 12 आर इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व बेस्ड ऑन द यूनेस्को एमएबी प्रोग्राम लिस्ट। ठीक है, और जो 12वां बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा है? जो 12th is the Panna Biosphere Reserve which is included in the UNESCO MAB program। तो हमने बायोस्फीयर रिजर्व का जो ये क्वेश्चन था इस पे डिस्कशन किया। ये जो क्वेश्चन है आपका 10 मार्क्स में आ सकता है, क्योंकि ज़्यादा आशंका क्या रहती है बायोलॉजी के क्वेश्चन में, इसी तरीके से वो क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं जिससे बच्चे का जो कैलिबर है वो चेक हो, वो कितना जो न्यू एरियाज हैं उन पे फोकस कर पा रहा है या टच में है या नहीं है। अब आप लोगों को बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आप अपने नोट्स इसी तरीके से प्रिपेयर करें ताकि आप इजी से, आपके पास एक क्वेश्चन को लिखने के लिए क्या है 7 to 8 मिनट है, 7, 8 या 9 मिनट है मैक्सिमम। उसमें आपको 150 वर्ड्स में क्वेश्चन को फ्रेमिंग करके वो लिखना है। आप किस तरीके से लिखें, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन कर पा रहे हैं या वैसे ही उसको कवर कर पा रहे हैं, वो डिपेंड आप पे करता है। इन चीज़ों को देखते हुए नविता क्लासेस ने आप लोगों के लिए जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, ये जो कमिंग मंथ में जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके रिगार्डिंग मैं डॉक्टर नवीन कुमार एज ए सब्जेक्ट नॉलेज एक्सपर्ट इसी तरीके से आपके साथ क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन हमारे जो लिस्ट में है, ताकि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों की कोई क्यूरी है आप कमेंट सेक्शन में जाके क्यूरी हमें भेज सकते हैं ताकि हम उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।